हेलो। तो आज हम जो है एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी क्या होती है, इन तमाम बातों को जो है मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रतिरक्षी होती क्या है। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बन रहा है हमारा कि प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए, बहुत ही शानदार वाला प्रश्न है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस तरह का प्रश्न ज़्यादातर बड़े अंकों में पूछा जाता है, मेजर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इस प्रकार के प्रश्न को बड़ी शानदार तरीके से उसको हल करें। और सबसे बड़ी बात ये होती है साइंस के अंदर कि उनके डायग्राम साफ सुथरे और सही बने। तो प्रयास कीजिए, आप मेरे साथ बनाना सीखिए, मैं आपको बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रतिरक्षी जो है, प्रतिरक्षी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिरक्षी होती क्या है कि एक प्रकार की प्रोटीन होती है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था होती क्या है। तो ये तमाम बातें हम जानने के उपरांत आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरक्षी की संरचना। तो देखिए प्रतिरक्षी किस प्रकार की होती है। तो प्रतिरक्षी की संरचना, प्रश्न है प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए। इस तरह का सीधा सीधा सा बड़ा प्रश्न बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वो अंग्रेजी भाषा के कैपिटल वाई के समान होती है। ऐसा वाई होती है आपकी, कैपिटल अंग्रेजी का जो कैपिटल वर्ड है वाई, तो ऐसी इसकी संरचना होती है। तो आप इसको देखिए किस प्रकार का, एक्सप्लेन इसको बाद में करेंगे और पहले इसको आप इस तरह से देख लीजिए। ये अंग्रेजी का वाई है, तो ये दो संरचनाएं आपकी हो गई है, लेकिन ये होती है कुल मिला के 4। इसको डबल आप करेंगे यहाँ से, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरे साथ साथ यदि आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये आने लग जाएगा, और यदि आप मेरे साथ साथ नहीं बनाएंगे तो आपको ये नहीं आएगा। तो आप सब मेरे साथ बनाइए इसको, और जिन लोगों को बनाना नहीं आ रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप सभी। ये अंग्रेजी भाषा के एच आकार का हो गया है, ठीक है। ये 4 संरचनाएं होती हैं कुल मिला के। तो देखिए पहली संरचना हम आपको बना चुका हूँ, उसके बाद दूसरी जो है वो इस प्रकार की है। ये प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी भाषा के एच आकार का होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया है, तो थोड़ा क्यों बनाया उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये प्रतिजन के क्रियास्थल होते हैं, यहाँ पर प्रतिजन क्रिया करती है, ठीक है। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इसके भी 2 पार्ट कर लीजिए आप इस तरह से, ये और यहाँ से इसके 3 भाग कर लिए हमने, ठीक है। ये सल्फर सेतु के द्वारा या सल्फर बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से संरचना दोनों जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपका सल्फर सेतुओं से जुड़े हुए हैं। ये COOH वाला भाग है इसका, है ना। और ये जो है NH2 वाला भाग है, ये कौन सा है, NH2 वाला भाग है। साथ साथ बनाइए, बहुत ही शानदार तरीके का यहाँ से हमारा प्रश्न निकलेगा और निकल रहा है। तो अब देखिए क्या है कि जो लास्ट वाला जो है इसको थोड़ा सा आप डार्क करेंगे इस तरह से, इसको डार्क कीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। और इसको भी हम बाहर वाले को भी, आधे वाले को डार्क करेंगे। तो देखिए ये है, ठीक है। इसके बाद अंदर वाला जो है इसको भी हमको थोड़ा सा डार्क करना है इस जगह से, और इसको भी यहाँ से हमको डार्क करना है। तो ये एक अलग प्रकार का यहाँ पर दिख रहा है आपको। देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग है, चाहे वो अंदर का हो चाहे वो ये बाहर का है, ये अंदर का है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो वाला भाग है, ये जो भाग है अस्थिर भाग कहा जाता है। इसे अस्थिर भाग कहा जाता है। अस्थिर भाग को अंग्रेजी में कहते हैं वर्बल पोर्शन। क्या कहते हैं, वर्बल पोर्शन, ठीक है। तो इसलिए वो मैं वी शब्द का प्रयोग करूँगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसे स्थिर भाग कहा जाता है, और स्थिर भाग को कांस्टेंट पोर्शन के नाम से हम, कांस्टेंट पोर्शन ये इसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया है। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ CH1 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ CH1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और सॉरी ये VH1 है, सॉरी ये VH1। और इसके बाद जो है ये CH वाला जो पोर्शन है इसको हमने VH का, इसको CH1 बोल लिया है, इसको CH1 बोल लिया है। ये जो नीचे वाला है इसको CH2 बोल लिया है हमने, CH2 बोल दिया है, इसको हमने CH3 लिख दिया, ठीक है।
ये कौन सा है, CH3। ये H क्या होता है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो बाहर वाला है, ये वाला हिस्सा, ये बाहर का, इसे कहते हैं हम VL, और इसको हम कहते हैं इस वाले को VL, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो वाला भाग है, इसे ये जो ये वाला भाग है, इसे हम कहेंगे वही VL वाले भाग के बाद में बाहर वाला है। तो ये थोड़ा सा देखना है आपको, है ना। तो ये जो भाग है बाहर वाला, ये VL वाला है, ये भाग जो है VL है, ये भी आपका VL है, ठीक है। ये हो गया आपका। ये मैंने VL क्यों लिखा है, ये सारी बातें हैं। तो ये अंदर वाला जो भाग है ये भारी श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है, भारी श्रृंखला है। तो भारी का मतलब होता है हैवी, इसलिए हमने लिखा है H, यानी अंदर वाला जो भाग है वो भारी श्रृंखला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर H आ रहा है। V का मतलब है वर्वल, वर्वल का मतलब होता है अस्थिर, अर्थात अंदर का जो भाग है ये वाला भाग, ये कैसा है, अस्थिर भाग है। तो अस्थिर भाग को हमने V से लिखा है। H का मतलब हो गया भारी। तो भारी श्रृंखला, बाहर की जो श्रृंखला है वो हल्की श्रृंखला है। कैसी है, हल्की श्रृंखला है। और हल्की को बोलते हैं लाइट। कैसी बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो ये हो गया। V का मतलब अस्थिर भाग है। भाई ये यहाँ से आता है तो इसका मतलब V का कौन सा हो गया, ये अस्थिर भाग है, ठीक है। तो V का मतलब वर्बल पोर्शन है, लेकिन कैसा है, हल्का वाला भाग है, ठीक है। और ये जो वाला भाग है ये Cl है। Cl का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट पोर्शन, मतलब स्थिर हल्की श्रृंखला, यही हुआ। L का मतलब लाइट और C का मतलब कांस्टेंट, मतलब ये जो भाग है ये कौन सा है, कौन सा भाग है, ये यहाँ से आता है, ये अस्थिर भाग, सॉरी स्थिर भाग है, जिसे कांस्टेंट कहा गया। लाइट मतलब हल्की श्रृंखला, ये थोड़ा सा देखना है आपको। और ये जो दोनों भाग हैं ये मैंने आपको इस तरह से बनाया, ये प्रतिजन क्रिया स्थल कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रतिजन क्रिया स्थल इन्हें कहा जाता है। दोनों तरफ यही स्थिति है। तो प्रतिजन की संरचना किस प्रकार की होती है, कि प्रतिजन की जो संरचना होती है वो अंग्रेजी भाषा के कैपिटल Y के समान होती है। अब थोड़ा सा आपको देखना है कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करते हैं, वो देखिए आप यहाँ पर बना लीजिए एक बार इसे कि ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये संरचना किस प्रकार की होती है, ये सारी बातें हम बता रहे हैं। तो देखिए एक बार इसको समझ लीजिए, फिर बनाने का प्रयास करेंगे हम बाद में, आप आराम से बना लीजिए। तो देखिए प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी भाषा के Y आकार का होता है, तो मैंने ये Y आकार आपको बना दिया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए कि यह 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। 4 कौन सी, 1 2 3 और ये 4 संरचनात्मक इकाइयां हैं, 2 अंदर और 2 बाहर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये जटिल ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ अणु होता है। आप जानते हैं प्रतिरक्षी क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। प्रतिरक्षी को ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जटिल ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और देखिए जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 4 पॉली का मतलब होता है भाई बहुत सारे, और पेप्टाइड का मतलब जानते हो, देखिए प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है, और अमीनो अम्लों के बीच में जो बंध होते हैं, अमीनो अम्लों से प्रोटीन बनती है, तो अमीनो अम्लों के बीच में जो बंध होता है उसे पेप्टाइड बंध कहा जाता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है सर। तो हमने लिखा कि ये इसका आकार अंग्रेजी भाषा के H आकार, सॉरी Y आकार का होता है। 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, 2 अंदर है और 2 बाहर है, ये हो गया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि इसमें ये जटिल ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ अणु होता है। कैसा हुआ, जटिल ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ अणु होता है। इसके बाद इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है जिनमें जो अंदर वाली श्रृंखला है वो भारी वह बड़ी होती है। तो भारी, ये अंदर वाली भारी है और बड़ी भी है, बड़ी है, लंबी है। तो इसे लिखते हैं हम H से, ठीक है, H से लिखते हैं। H का मतलब हैवी, ये सब जगह H से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हैवी है। क्या है, हैवी है। और बाहर मैंने L लिखा है, Cl Bl लिखा है, तो इसका मतलब ये लाइट, मतलब हल्की श्रृंखला है। तो आंतरिक श्रृंखला जो होती है वो भारी व बड़ी होती है, जिसे हम H से लिखते हैं। और इसके बाद जो बाहर जो श्रृंखला होती है वो छोटी व हल्की होती है, हल्की व छोटी होती है, इसलिए जो है हम बाहर जो है L शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो बाहर वाली जो श्रृंखला है वो कैसी श्रृंखला है, हल्की श्रृंखला होती है, और अंदर जो है वो भारी श्रृंखला होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि प्रत्येक जो भारी श्रृंखला होती है
वो 440 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। कितना होता है, या उसमें अमीनो अम्लों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 440। बाहरी के अंदर, बाहरी में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 440। जबकि बाहरी श्रृंखला में, जबकि हल्की श्रृंखला जो होती है उस प्रत्येक हल्की श्रृंखला में 220 एमिनो अम्ल होते हैं। समझ रहे हो, वैसे भी देखो आधा है, अंदर वाले में 440 है तो बाहर वाले में कितने, 220 एमिनो अम्ल होते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है। इसके बाद देखिए कि जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला से जुड़ी होती है। कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला COOH है ना, ये लिखो, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला है। और इसके दो भाग होते हैं सब, एक होता है अस्थिर भाग और एक होता है स्थिर भाग। अस्थिर भाग को वर्बल पोर्शन कहा जाता है। तो अस्थिर भाग ये है इतना, तो V इसका मतलब ये वर्बल पोर्शन है, मतलब अस्थिर भाग है। H लिखा हुआ है तो ये कौन सी है, भारी, हैवी, ये हैवी। L लिखा हुआ है तो ये कौन सी है, हल्की, बाहर की हल्की। क्लियर हो गया, ठीक है। और जो अस्थिर भाग होता है इससे जो है ये किधर होता है, ये NH2 की तरफ होता है, NH2 की तरफ होता है, NH2 की तरफ होता है ऊपर वाला। अस्थिर भाग किसकी तरफ होता है, NH2 की तरफ होता है। और एक चीज और कि जो आपकी जो अस्थिर भाग है इसे FAB के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, FAB के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वाला भाग जो होता है वो स्थिर भाग होता है, और स्थिर भाग को हम कांस्टेंट पोर्शन के नाम से जानते हैं, C। ठीक है, अब देखिए L का मतलब हल्की है, लेकिन बाहर की तो हल्की है ना, और अंदर क्या है, हैवी है। तो C का मतलब कांस्टेंट, C का मतलब कांस्टेंट, मतलब स्थिर भाग है। अब अंदर है तो भारी होगा और बाहर है तो हल्का होगा। और इसे जो है हम FC के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे FC के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए अधिकतर प्रतिरक्षी जो होते हैं उनके वायु स्वरूप में जो उद्गम स्थल होते हैं, देखो ये भुजाओं के उद्गम स्थल जो होते हैं ये लचीले होते हैं। कैसे होते हैं, इन्हें हिंज या कब्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंज, या इस जगह को क्या कहते हैं, कब्जा कहा जाता है। हिंज या कब्जा, कब्जा जानते हो आप, ये जो कब्जा है, हाँ, तो हिंज या कब्जा कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये लचीले होते हैं, इस कारण प्रतिरक्षियों के अस्थिर भाग में, प्रतिरक्षियों के अस्थिर भाग में क्या करते हैं, ये प्रतिजन के छोटे बड़े अणुओं को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। दो प्रश्न हो गए हमें, हिंज किसे कहा जाता है और उसके क्या कार्य हैं। तो हम कहेंगे कि अधिकतर प्रतिरक्षियों के वायु स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, और इसीलिए जो है उन्हें क्या कहते हैं, कब्जा या हिंज कहा जाता है। इनका क्या कार्य होता है, तो लचीले होने के कारण प्रतिरक्षियों के अस्थिर भाग में ये प्रतिजन के छोटे छोटे जो छोटे बड़े अणु होते हैं उनको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो ये इसका कार्य होता है, किसे, हिंज का कार्य होता है। ठीक है, जिससे अभिक्रिया करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हिंज क्या होता है, हिंज के क्या कार्य होते हैं, प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार की होती है, इसकी संरचना का चित्र बनाना बड़ा मेजर क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को जो है ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए।